नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जो कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स जैसे यूपी आर्मिनल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, बार्क, इसरो या इसी प्रकार के अन्य कई एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो अभी तक मैंने आपको लगभग अनेक विषयों के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, थ्योरी ऑफ मशीन, डिज़ाइन ऑफ मशीन, मटेरियल साइंस एटसेट्रा। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं वो है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के टॉपिक मशीन टूल ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस मशीन टूल ऑपरेशन का एक पार्ट मैंने करा दिया है, आज जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं उसका दूसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है इंटरनल गियर्स कैन बी मेड बाय। इंटरनल गियर्स किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि गियर बनाने के कौन कौन से विभिन्न प्रकार के मेथड्स देखे जाते हैं। तो देखिए, गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हम लोग देखा जाए तो गियर मैन्युफैक्चरिंग का जो सबसे मुख्य मेथड है, ठीक, वो होता है कास्टिंग। सबसे मुख्य मेथड जो होता है वो होता है ठीक। सबसे पहले मतलब कास्टिंग जो है, कास्टिंग से लगभग किसी भी शेप की अधिकतर चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ठीक। तो गियर मैन्युफैक्चरिंग कास्टिंग से बनाया जा सकता है, ठीक। इस कास्टिंग का प्रयोग कब किया जाता है? कास्टिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब हमको लार्ज साइज से गियर बनाने होते हैं। जब हमको बहुत बड़े साइज के लार्ज साइज से गियर बनाने होते हैं तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कास्टिंग का प्रयोग करते हैं। तो कास्टिंग का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है? इसमें जो हम लोग कौन सी प्रकार का कास्टिंग यूज़ करेंगे उसका हम प्रयोग करेंगे, सैंड कास्टिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए, इसका प्रयोग कौन किस प्रकार के गियर बनाने के लिए किया जा सकता है इस प्रकार, ठीक। सैंड कास्टिंग के द्वारा जो गियर बनाए जा सकते हैं वो हम लोग जो सीमेंट मिक्सचर मशीनें होती हैं, सीमेंट को मिक्स करने के लिए मशीनें होती हैं, तो उसको बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा हमको अगर क्रेन के गियर बॉक्स बनाने होते हैं, क्रेन या हॉइस्ट कहते हैं, क्रेन या हॉइस्ट के गियर बॉक्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए जो गियर बनाए जाते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं? सैंड कास्टिंग से बनाए जाते हैं, ठीक। यदि हमको डाई कास्टिंग से गियर बनाने हैं, हम लोग डाई कास्टिंग का प्रयोग करके भी गियर बना सकते हैं। तो डाई कास्टिंग से जो गियर बनाए जाते हैं वो जो हम लोग स्मॉल साइज गियर बना सकते हैं। अगर हमको स्मॉल साइज गियर बनाने हैं तो हम लोग डाई कास्टिंग से बनाएंगे, ठीक। जैसे कि हमारे पास किसी इंस्ट्रूमेंट में, अगर किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, उसमें अगर उसके लिए गियर बनाने हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल गियर्स का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा भी गियर बनाए जा सकते हैं। किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा जो गियर बनाए जाते हैं वो नॉर्मली थर्मोप्लास्टिक गियर्स होते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है ऐसे जहाँ पर किया जाता है जैसे टॉयस हैं या फिर वॉशिंग मशीन है, ठीक, वॉशिंग मशीन, ठीक। इसके अलावा अगर जिरोक्स हम लोग के हैं जो फोटोकॉपी की मशीनें हैं, इन सभी में जो गियर्स बनाई के यूज़ किए जाते हैं वो नॉर्मली थर्मोप्लास्टिक गियर्स होते हैं और इन सबको बनाया जाता है इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखिए, अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का प्रयोग करके भी गियर बना सकते हैं। किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग करके अगर हमको गियर बनाना है तो उसमें जो गियर बनाए जाते हैं वो फॉस्फर ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो ध्यान रखिए, जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल के अगर गियर हैं तो किस मेथड से बनाए गए हैं, तो वो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से ही बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है वर्म एंड वर्म व्हील की रिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे वर्म है, वर्म व्हील बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा बनाए गए गियर्स का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस में देखें तो फॉर्मिंग प्रोसेस से भी गियर बनाए जा सकते हैं। तो फॉर्मिंग प्रोसेस से जो गियर बनाए जा सकते हैं, अगर हम लोग रोलिंग की बात करें, कौन से किसकी बात करें? रोलिंग की बात करें तो हम लोग रोलिंग से भी गियर बना सकते हैं। तो रोलिंग से जो गियर बनाए जाते हैं वो स्पर एंड हेलिकल गियर बनाए जाते हैं। किस प्रकार गियर बनाए जाते हैं? स्पर एंड हेलिकल गियर जो बनाए जाते हैं वो रोलिंग मेथड से बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग चाहें तो एक्सट्रूजन मेथड से भी गियर बना सकते हैं। किसके माध्यम से गियर बना सकते हैं? एक्सट्रूजन द्वारा। एक्सट्रूजन द्वारा अगर गियर बनाने होते हैं तो उसमें गियर बनते हैं वो स्मॉल साइज के गियर बनते हैं,
ठीक है। अगर स्मॉल साइज के गियर बनाने हैं तो हम लोग एक्सट्रूजन से बना सकते हैं। ठीक, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग क्लॉक के लिए, अपने क्लॉक मतलब घड़ियों के लिए गियर बनाने होते हैं तो हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग शीट मेटल ऑपरेशन का भी प्रयोग करके गियर बना सकते हैं। तो शीट मेटल ऑपरेशन का प्रयोग कब किया जाएगा, जब हमको किसी पतली शीट पर गियर बनाने होंगे तो शीट मेटल ऑपरेशन के द्वारा भी हम लोग उसमें गियर की ब्लैंकिंग कर सकते हैं। ब्लैंकिंग मतलब उसमें से गियर काट के अलग कर सकते हैं। तो इसके द्वारा जो हम लोग मेटेलिक गियर बनाते हैं जो कि कहाँ यूज़ होते हैं, जो कि रिस्ट वॉच में, हम लोग कलाई घड़ी में, ठीक, रिस्ट वॉच में, या फिर इलेक्ट्रिक की जो छोटी छोटी मोटरें होती हैं, छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिकल मोटर्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट मेटल द्वारा बनाए गए गियर्स का प्रयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। तो देखिए ये जो थे फॉर्मिंग प्रोसेसेस थे। अगर हम लोग मशीनिंग मेथड के द्वारा गियर बनाए जाए तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशीनिंग के द्वारा जो गियर बनाए जाते हैं उन सब की भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है फॉर्म कटर मेथड। कौन सा मेथड होता है, सबसे पहले फॉर्म कटर, FORM, फॉर्म कटर मेथड। ठीक, तो फॉर्म कटर मेथड क्या होता है, फॉर्म कटर मेथड जो होता है इसकी विशेषता क्या क्या होती है, इसमें एक सीधे सीधे एक फॉर्मिंग कटर होता है जिसके द्वारा गियर को सीधे उस एक फॉर्म में काटता हुआ चला जाता है। तो इसमें लेकिन इसकी विशेषता क्या क्या होती हैं, इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है। जो फॉर्म कटर मेथड से हमको जो गियर प्राप्त होते हैं उसकी एक्यूरेसी कम होती है, मतलब लेस एक्यूरेसी का होता है। ठीक, और साथ में उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, मतलब जो प्रोडक्शन का रेट होता है वो भी कम होता है, तो इट हैज़ लो प्रोडक्टिविटी। ठीक, और साथ में कि क्या होता है, देखिए एक फॉर्म कटर होगा उसके द्वारा हम लोग एक ही प्रकार का गियर बना सकते हैं। अगर हमको दूसरे प्रकार का गियर बनाना है तो दूसरे प्रकार के फॉर्म कटर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए क्या करते हैं कि अलग अलग गियर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार का फॉर्म कटर यूज़ करना पड़ता है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। तो फॉर्म कटर मेथड के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, नंबर 1 उसकी लेस एक्यूरेसी है, दूसरा लो प्रोडक्टिविटी है, तीसरा है कि हर गियर के लिए हमको अलग अलग फॉर्म कटर यूज़ करना पड़ेगा, मतलब चेंज इन गियर डिमांड्स चेंज इन फॉर्म कटर, मतलब नया गियर बनाना तो नया फॉर्म कटर यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा होता है गियर जनरेशन मेथड। दूसरा क्या है, गियर जनरेशन मेथड, जो ये हम किस में बता रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार मशीनिंग मेथड द्वारा। तो गियर जनरेशन मेथड, गियर को जनरेट करके हम लोग भी बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये किस प्रकार समझे कि इसमें 2 मैशिंग गियर की सहायता से हम लोग गियर का निर्माण करते हैं। मतलब एक जो गियर जो मैश होना है वो ले लेते हैं और दूसरा गियर जो हमको बनाना है तो उसके द्वारा हम लोग गियर को जनरेट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, एक टूल होता है और दूसरे, और ठीक उसकी सहायता से जो मतलब जो टूल होगा वो होगा जो उस गियर के साथ मैश होना है। ठीक, तो जैसे हमको एक गियर ये ए है और दूसरा गियर बी है। ठीक, और हमको गियर ए का निर्माण करना है, ए का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो गियर बी क्या है, एज अ टूल यूज़ हो रहा होगा। ठीक, तो जो भी मैशिंग गियर होगा वो ऐसा टूल यूज़ हो रहा होगा। तो अगर हम लोग टूल के रूप में एक रैक ले लेते हैं, ठीक, एक रैक का प्रयोग करते हैं, ठीक, टूल के रूप में एक रैक का प्रयोग करते हैं, रैक एंड पिनियन। ठीक, तो इसके द्वारा जो होगा उसमें जो क्या है, रैक का प्रयोग करके हम लोग गियर की प्लेनिंग करते हैं। क्या करते हैं, गियर की प्लेनिंग करते हैं। तो इसके द्वारा जो गियर प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल गियर प्रोड्यूस होते हैं। कौन से गियर प्रोड्यूस होते हैं, एक्सटर्नल गियर। जब हम लोग रैक का प्रयोग करते हुए गियर का जनरेशन करते हैं तो कौन सा किस प्रकार गियर जनरेट होते हैं, उससे सिर्फ एक्सटर्नल गियर ही हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पिनियन का प्रयोग करते हैं कि अगर एज अ टूल हम लोग क्या करते हैं, पिनियन का प्रयोग एज अ टूल करते हैं, टूल के रूप में करते हैं, तो इसको जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है गियर शेपिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गियर शेपिंग कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर हम रैक का प्रयोग करते हैं तो उसे गियर प्लेनिंग कहा जाता है, और अगर पिनियन का प्रयोग करते हैं तो गियर शेपिंग कहा जाता है। और अगर हम लोग गियर शेपिंग मेथड द्वारा बनाते हैं, मतलब पिनियन का प्रयोग करके बनाते हैं, तो हम लोग इंटरनल गियर भी बना सकते हैं और एक्सटर्नल गियर भी बना सकते हैं। साथ में क्या बना सकते हैं, एक्सटर्नल गियर भी बना सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अभी जो क्वेश्चन आपसे सामने है वो यही क्वेश्चन पूछा ही गया है कि इंटरनल गियर्स कैन बी मेड बाय, इंटरनल गियर किस प्रकार बनाए जा सकते थे। इंटरनल गियर बनाए जा सकते हैं गियर शेपिंग विद पिनियन कटर, पिनियन कटर के साथ, पिनियन कटर का प्रयोग करते हुए अगर हम लोग गियर शेपिंग करते हैं तो हम लोग इंटरनल गियर बना सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक, इसके अलावा अदर मेथड्स भी हैं। ठीक, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक,
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो तीसरा है, अभी हमने पहले एज अ रैक अगर यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल गियर बना सकते हैं, पिनियन यूज़ करते हैं तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग हॉब यूज़ कर सकते हैं। हॉब क्या होता है, हॉब होता है थ्रेडेड होता है, मतलब उसमें थ्रेड होती है और उसमें कटिंग भी होती है, मतलब थ्रेड भी ऐसा जो टूल है वो लोग वो थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और कटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हॉब होता है वो थ्रेडिंग भी करता है और उसमें कटिंग भी करता है। तो इस प्रोसेस को जो कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है हॉबिंग कहा जाता है। इसको प्रोसेस क्या कहा जाता है, हॉबिंग कहा जाता है। देखिए हॉबिंग के द्वारा भी जो हमको गियर प्राप्त होंगे वो सिर्फ एक्सटर्नल गियर प्राप्त होंगे। किस प्रकार गियर प्राप्त होंगे, एक्सटर्नल गियर प्राप्त होंगे, इंटरनल गियर प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अभी जो हमने आपको 3 मेथड बताए, कौन कौन से, एक गियर रैक का प्रयोग करके जैसे गियर प्लेनिंग कहा जाएगा, पिनियन का प्रयोग कर गियर शेपिंग कहा जाएगा, और थ्रेड एंड कटेड हॉब का प्रयोग करेंगे तो उसे हॉबिंग कहा जाएगा। ठीक, तो इन तीनों प्रोसेस विशेषता क्या होती है, ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। क्या होते हैं, सभी ये प्रोसेस काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, मतलब इसमें जो गियर प्राप्त होंगे वो काफ़ी एक्यूरेट होंगे। ठीक, साथ में इनका प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्ट भी जो मतलब प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, मतलब हम लोग इसमें एक साथ ढेर सारे गियर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसकी भी यही एक समस्या है कि जितनी बार हमको गियर चाहिए जिस प्रकार का, उतनी बार हमको गियर का मतलब टूल चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार का गियर बनाने के लिए अलग अलग गियर टूल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो गियर मेथड है, तो ये जो मेथड है सबसे अच्छा, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग ऐसा समझ लीजिए कि इनका प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में करते हैं, जहाँ पर हमको एक ही प्रकार के गियर लगातार जनरेट करना होता है। ठीक, तो इसलिए सभी क्या है, ये क्या है, गियर प्रोसेस के मेथड हैं। तो मैंने आपको लगभग हॉबिंग के बारे में, गियर शेपिंग विद कटर, गियर शेपिंग विद पिनियन और गैंग मिलिंग। तो गैंग मिलिंग मैंने आपको बताया था कि जब एक साथ ढेर सारे मिलिंग कटर किसी उस पर काम करते हैं तो उसके क्या कहते हैं, गैंग मिलिंग कहते हैं। तो गैंग मिलिंग से तो कटर क्या है, इंटरनल गियर जनरेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको विभिन्न प्रकार के गियर के मेथड बता दिए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के गियर को जनरेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्थोगोनल कटिंग द डेप्थ ऑफ कट इज 0.5 mm एंड द कटिंग स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। इफ द चिप थिकनेस इज 0.75 द वेलोसिटी इज। इन्होंने पूछा है कि एक का ऑर्थोगोनल कटिंग हो रहा है, ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन है, उसमें दिया है कि डेप्थ ऑफ कट कितना दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ कट 0.5 दिया हुआ है और कटिंग स्पीड कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। इफ़ द चिप थिकनेस कितना दिया है, 0.75 mm दिया है, तो कटिंग वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए इसमें देखिए सीधा समझिए कि जब भी कटिंग हो रही होती है तो उस समय जो भी हम मेटल कट कर रहे होते हैं और जो मेटल बाहर आ रहा होता है, मतलब चिप के फॉर्म में आ रहा है, वो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो मान लीजिए कट करने से पहले लंबाई कितनी है, L1 है, चौड़ाई मान लीजिए B1 है और जो मोटाई है मेटल की वो T1 है। और कटिंग के बाद क्या हो जाता है, कटिंग के बाद थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो मान लीजिए कि जो लेंथ है वो L2 है, ठीक, और चौड़ाई क्या है, B2 है, और थिकनेस क्या है, T2 है। ठीक, और देखिए क्योंकि इसमें इन्होंने कहा कि जो चौड़ाई होगी वो सेम रह जाएगी, कहा नहीं, मतलब क्या होगा, मेटल की जो थिकनेस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो B1 और B2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सीधे हम लोग कह सकते हैं कि L1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 T2। ठीक, अगर हम लोग क्या है कि मेटल की जो चौड़ाई है उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हुए करते हैं तो क्या हो जाएगा, L2 T2 हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो L1 है, लेंथ है, देखिए क्या है, अगर हम लोग जो मेटल के ऊपर जो इस प्रकार से मोशन कर रहे होते हैं, ठीक, तो देखिए हमारा फार्मूला क्या है, L1 T1 इक्वल टू L2 T2। अब देखिए यहाँ पे L1 T1 इक्वल टू L2 T2। ठीक, देखिए यहाँ पे L1 क्या है, L1 की एक तरह समझ लीजिए कि अगर लेंथ के रूप में है, अगर हम इसको पर सेकंड के रूप में लिखें तो वेलोसिटी के रूप में हो जाएगा। तो दोनों तरफ अगर हम पर सेकंड लगाएंगे तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, V1 T1 इक्वल टू V2 T2 लिख सकते हैं। ठीक, तो V1 क्या है, V1 कटने से पहले जो थिकनेस है मेटल की, तो कटने से पहले उसकी थिकनेस क्या होगी, जो कटिंग स्पीड होगी, तो मतलब ये V2 मीटर पर सेकेंड, ये आप लोग का V1 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारा V1। और जो डेप्थ ऑफ कट है वो क्या है, थिकनेस T1 हो जाएगी। ठीक, उसके हो जाएगा।
और V2 क्या हमको क्या है, उन्होंने पूछा है कि द चिप वेलोसिटी पूछा है, तो वो V2 क्या है, चिप वेलोसिटी हो जाएगी। और T2 क्या हो जाएगा, चिप थिकनेस हो जाएगी। ठीक, तो ऐसा समझिए कि हम लोग का जो फार्मूला बन गया वो फार्मूला क्या बन गया, V1 T1 इक्वल टू V2 T2। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में सीधा सीधा फार्मूला बन जाता है। V1 क्या है, V1 आपका कटिंग स्पीड है, T1 क्या है, डेप्थ ऑफ कट है, V2 क्या है, चिप वेलोसिटी है, तो और T2 क्या है, चिप थिकनेस है। तो इसको फार्मूला रख देते तो हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू डेप्थ ऑफ कट 0.5 इक्वल टू V2 कितना है, V2 हमको निकालना है और T2 कितना दिया 0.75। तो हो जाएगा 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.75। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो V2 की जो वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की वो हो जाएगी 1.33 मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्स आंसर कितना आ जाएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेक एंगल इन द ट्विस्ट ड्रिल। ठीक, ट्विस्ट ड्रिल में जो रेक एंगल है वो किस प्रकार से होता है। तो पहला दिया है वेरीज फ्रॉम मिनिमम नियर द डेड सेंटर टू अ मैक्सिमम वैल्यू एट द पेरीफेरी। दूसरा दिया है इस मैक्सिमम एट द डेड सेंटर एंड द जीरो एट द पेरीफेरी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द कटिंग एज, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द चीजल एज। तो देखिए अगर ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे कि जो इन्होंने क्या इसका पूछा, ट्विस्ट ड्रिल का पूछा, ट्विस्ट ड्रिल का। तो ट्विस्ट ड्रिल का अगर आप देखें फिगर इस प्रकार से देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये इस प्रकार से होता है समथिंग। ठीक, ट्विस्ट ड्रिल का जो अगर हम साइड व्यू देखते हैं तो इस प्रकार से होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो रेक फेस है, रेक एंगल, ये लगातार क्या होता है कि यहाँ पे तो जीरो होता है, बीचों बीच में हमने क्या है इसका टॉप व्यू बनाया, मतलब टॉप व्यू को नीचे मतलब नीचे से देख करके उसका टॉप व्यू बनाया है। तो इसमें जो रेक एंगल क्या है, रेक एंगल जो डेड सेंटर, इसको कहते हैं डेड सेंटर कहा जाता है, क्योंकि जो बीचों बीच का जो सेंटर वो रोटेट नहीं करेगा, वो कटिंग नहीं करेगा, और सिर्फ क्या है डायरेक्शन देने के लिए उस पॉइंट पे रहता है। ठीक, तो उस पर क्या है, तो इसको कहते हैं डेड सेंटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेड सेंटर कहते हैं। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल का जो सेंटर होता है उसको डेड सेंटर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एंगल क्या होता है, जीरो होता है, और जैसे जैसे हम पेरीफेरी की तरफ बढ़ते जाते हैं, पेरीफेरी की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो क्या होता है, डेड सेंटर एंगल क्या है लगातार बढ़ता जाता है। तो सीधे सीधे ऐसा समझिए कि जो रेक एंगल होता है ट्विस्ट ड्रिल में वो डेड सेंटर पे तो जीरो होता है, और या जीरो होता है क्या कहते हैं, मिनिमम होता है। ठीक, तो और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं पेरीफेरी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे रेक एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ए ऑप्शन जो है वेरीज फ्रॉम मिनिमम नियर द डेड सेंटर टू मैक्सिमम वैल्यू एट द पेरीफेरी। जो डेड सेंटर वहाँ में इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है, और अंत में क्या है उसकी पेरीफेरी पे मैक्सिमम है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी दिया इस मैक्सिमम एट द डेड सेंटर मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम होता है, एंड जीरो एट द पेरीफेरी, जीरो पेरीफेरी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसका आंसर नहीं है। इस कांस्टेंट भी नहीं होता, इस अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ द चीजल एल के साइज पर भी इसका फंक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को हम लोग को कंसीडर करना है। फिर उन्होंने कहा है कि इन अप मिलिंग प्रोसेस द कटर स्टार्ट्स द कट फ्रॉम द मशीन सरफेस एंड प्रोसीड्स अपवर्ड। द कटर स्टार्ट्स द कट फ्रॉम द टॉप सरफेस एंड प्रोसीड्स डाउनवर्ड। The job is fed in a direction opposite to that of the cutter rotation. The job is fed in the same direction as that of cutter rotation. तो इसके पहले वाले मैंने आपको अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में बताया था। अप मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग भी कहते हैं और डाउन मिलिंग को क्लाइंबिंग मिलिंग भी कहते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या पूछा, इन अप मिलिंग प्रोसेस। तो अप मिलिंग प्रोसेस पहले मैं आपको बता देता हूँ और एक एक प्रोसेस के बारे में चेक करते जाते हैं। तो ये अप मिलिंग प्रोसेस क्या होता है, अप मिलिंग प्रोसेस इस प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें मिलिंग कटर और जो हम लोग का मिलिंग कटर है वो, और ये मान लीजिए मिलिंग कटर है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा यहाँ पे, और जो वर्क पीस का डायरेक्शन, दोनों क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, दोनों अपोजिट होगा। तो सबसे पहले ये याद रख लीजिए। तो जब अपोजिट होगा तो ये कटिंग कहाँ शुरू करेंगे, ये आपका मशीन्ड सरफेस है और ये वाला आपका नॉन मशीन्ड सरफेस है ना। तो जब ये कटिंग शुरू करेगा तो ये मशीन्ड सरफेस से कटिंग शुरू करेगा और बढ़ते बढ़ते ऊपर इसकी चिप की थिकनेस बढ़ती चली जाती
है। तो इसमें क्या है, इसमें चिप थिकनेस मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम की ओर जाती है। तो धीरे धीरे इसके हम लोग एक एक करके सारे पार्ट देखते जाते हैं। तो ये क्या अपोजिट मिलिंग होता है, सॉरी इसमें मतलब इसको अप मिलिंग कहा जाता है, ठीक। और इसका जो अपोजिट होगा वो डाउन मिलिंग। और डाउन मिलिंग कैसा होता है, डाउन मिलिंग में क्या होता है, डाउन मिलिंग में आपका मान लीजिए कि ये आपके मशीन्ड सरफेस है, तो इसमें अगर ये वर्क पीस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इसमें जो आपका मिलिंग कटर होता है उसका डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन होता है। मतलब कि इसमें वर्क पीस और मिलिंग कटर एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब ये कटिंग करेगा तो जब इसका डायरेक्शन क्या इधर आएगा तो ये कटिंग करेगा, तो पहले इस प्रकार से इसमें कटिंग होगी। तो इसमें भी पहले कटिंग कहाँ से शुरू होगी, पहले इस मोटे वाले चिप से लेकर के फिर पतले की ओर। मतलब इसमें जो चिप का थिकनेस है वो शुरू में मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे घटते हुए मिनिमम तक जाएगा। तो इस प्रकार से तो ये हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से कथन इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि द कटर स्टार्ट द कट फ्रॉम द मशीन सरफेस एंड प्रोसीड अपवर्ड्स। तो इन्होंने कहा कि कटिंग है वो क्या है, मशीन्ड सरफेस से शुरू होती है। तो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। तो कटिंग कहाँ से शुरू होती है, अप मिलिंग में। अप मिलिंग में कटिंग शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है और ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक। तो ये इस प्रकार से चिप थिकनेस लगातार बढ़ती जाती है। तो कि ये पहला कथन सही हो जाएगा कि जो कटर स्टार्ट द कट फ्रॉम द मशीन सरफेस एंड प्रोसीड अपवर्ड, मतलब मशीन सरफेस से शुरू करता है और ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। दूसरा कथन है द कटर स्टार्ट द कट फ्रॉम द टॉप सरफेस एंड प्रोसीड डाउनवर्ड। तो जब ये वाला कथन दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। इसमें कहा है कि जो कटिंग स्टार्ट होती है ऊपर से, टॉप से स्टार्ट होती है और नीचे की ओर चलती है, ऐसा नहीं होता। ये डाउन मिलिंग में होता है। किस में होता है, ये डाउन मिलिंग में होता है, ठीक। ऐसे किसी को क्लाइंब मिलिंग भी कहा जाता है। दूसरा तीसरा द जॉब इज फेड इन द अपोजिट टू दैट ऑफ द कटर रोटेशन। ये कथन सही है, पहला कथन सही था, तीसरा कथन सही है। द जॉब इज फेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कटर। अप मिलिंग मतलब अपोजिट, ठीक। तो उसमें क्या है, जॉब और वर्क पीस है दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फेड किया जाता है। तो ये कथन भी सही है। चौथा दिया था जॉब इज फेड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मिलिंग कटर। नहीं, ये ऐसा डाउन मिलिंग में होता है, अप मिलिंग में नहीं होता है। तो ये कथन क्या है, गलत है अप मिलिंग के लिए। तो पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा कहाँ है, पहला और तीसरा आपको ए में मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेशन। निम्नलिखित ऑपरेशन को कंसिडर करना है, ठीक। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस ऑपरेशन इज मशीनिंग अ प्रोडक्ट इज। अगर किसी प्रोडक्ट की मशीनिंग कर रहे होते हैं तो इनका ऑपरेशन का क्रम क्या होता है, ठीक। इनका क्रम दिया हुआ है कि अंडर कटिंग, देन प्लेन टर्निंग, देन टेपर टर्निंग, देन थ्रेड कटिंग, ठीक। चार दिए हैं कि ये अंडर कटिंग, पहले अंडर कटिंग, देन प्लेन का टर्निंग, देन टेपर टर्निंग, देन थ्रेड कटिंग, ठीक। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमको टर्निंग करनी होती है तो जब भी लेथ में टर्निंग शुरू करते हैं, जैसे ये कोई जॉब है जिसकी हमको टर्निंग करते हैं, सबसे पहले हम उसकी प्लेन टर्निंग करते हैं। प्लेन टर्निंग करने का मतलब होता है कि अगर वो सिलेंड्रिकल नहीं है, कहीं से उसमें छोटे बर्स हैं, यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसको पहले प्लेन टर्निंग करके उसको एकदम सिलेंड्रिकल बनाने की कोशिश करते हैं। तो एकदम परफेक्ट सिलेंड्रिकल हो जाता है तो उसको कहा जाता है प्लेन टर्निंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन टर्निंग ही करते हैं। जब प्लेन टर्निंग हो जाता है तो सबसे पहले प्लेन टर्निंग है, उसके बाद दूसरा क्या कहता है, उसके बाद अगर हम लोग को करना होता है उसको टेपर कहीं से करना होता है तो उसके बाद हम लोग उसकी टेपर टर्निंग करते हैं। टेपर टर्निंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये परफेक्ट सिलेंडर है तो इसको अगर किसी तरफ से थोड़ा सा एंगल बढ़ाते हुए तो इस प्रकार से टेपर करते हुए अगर टर्निंग करनी तो इसको कहा जाता है टेपर टर्निंग कहा जाता है। इसको क्या कहता है, टेपर टर्निंग कहा जाता है। प्लेन टर्निंग अगर हम लोग कर लेंगे तो प्लेन टर्निंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी टेपर टर्निंग करेंगे। तो दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या रखेंगे, टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेपर टर्निंग के बाद उसमें थ्रेड की कटिंग करते हैं। क्या करते हैं, टेपर टर्निंग के बाद थ्रेड की कटिंग करते हैं। थ्रेड कटिंग किया जाता है तीसरे नंबर पे। और सबसे आखिरी में उसमें अगर कोई इसी प्रकार का अंडर कट देना होता है तो उसको अंडर कटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से चार ऑपरेशन हो जाते हैं, पहले 2, 3, देन 4 एंड देन 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन मेटल कटिंग ऑपरेशन द अप्रोक्सीमेट रेशियो हीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिप टूल एंड वर्क इज इन द ऑर्डर ऑफ। इन्होंने कहा है जब हम लोग मेटल कटिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें जो हीट जनरेटेड है
वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब देखिए जब भी कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे हीट अधिक जनरेट होती है, तो किस प्रकार से कैरी किया जाती अलग अलग पार्ट में। मतलब अगर टोटल हमारे पास 100% अगर हीट जनरेट होती 100 जूल, तो उसको किस में कितना कितना मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होती। देखिए क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में जो सबसे अधिक मात्रा में जो हीट होती है वो चिप के द्वारा, जो मेटल की चिप है उसके द्वारा ले जाई जाती है, जो कि लगभग 80% के आसपास होती है। ठीक, जो लगभग 80% के आसपास जो हीट होती है वो चिप के द्वारा, जो मेटल की चिप्स जनरेट होती रही हैं उसके द्वारा कैरी अवे कर लिया जाता है। जबकि बाकी जो 20% हीट बची है तो वो लगभग टूल 10% का हीट टूल को चली जाती है, और वर्क जो है उसको लगभग 10% हीट वर्क में चली जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हीट जनरेट हो रही है वो अगर हम उसको चिप, टूल और वर्क तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके देखें तो हम लोग पाएंगे कि लगभग 80% चिप में हीट जनरेट, मतलब जो हीट जनरेटेड हीट का लगभग 80% चला जाता है चिप के साथ, 10% टूल में चला जाता है और 10% वर्क द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हीट जनरेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जब हम लोग मेटल की मशीनिंग करें तो उस समय तो हीट जनरेशन को अगर हम 3 पार्ट में करें तो इस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80:10:10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये क्वेश्चन सीधे सीधे याद कर ले, एग्जाम में डायरेक्ट ए वाला क्वेश्चन आ जाता है और डायरेक्ट आपको सिर्फ इसका आंसर ही लिख देना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पुअर मशीनेबिलिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन पाइप इज ड्यू टू। इन्होंने कहा है अगर कि हम लोग कास्ट आयरन पाइप है उसकी पुअर मशीनेबिलिटी क्यों होती है। अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मेथड द्वारा सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन, मतलब अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा कास्ट आयरन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पाइप की मशीनेबिलिटी पुअर क्यों होती है, मतलब उसकी मशीनिंग करना कठिन क्यों होता है। तो उसका मशीनिंग कठिन करना क्यों कठिन होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 दिया है चिलिंग, मतलब वो काफ़ी अधिक चिल उसमें, मतलब उसका जो कूलिंग रेट होता है काफ़ी अधिक रख दिया जाता है इसलिए। दूसरा दे सेग्रीगेशन, उसके क्या सेग्रीगेशन मतलब क्या है, देखिए जो कास्ट आयरन होता है उसमें ग्रेफाइट होता है, साथ में क्या होता है, साथ में उसमें आयरन होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है इसकी डेंसिटी कम होती है और जो आयरन होता है इसकी डेंसिटी अधिक होती है। तो जब सेंट्रीफ्यूगलिंग हम कास्ट आयरन सेंट्रीफ्यूगल मेथड द्वारा किसी चीज़ की कास्टिंग की जाती है तो जो डेंस पार्ट होता है, मतलब जिसकी डेंसिटी अधिक है वो क्या है, ऐसे जैसे अगर हम पाइप है तो उसमें क्या है जो डेंस पार्ट होगा वो आउटर लेयर पर जा करके इसकी मतलब फ्रीज होगा, मतलब आउटर लेयर पर जाके जमेगा। और जो दूसरा क्या है जिसकी डेंसिटी कम है जैसे ग्रेफाइट है तो उसकी इनर लेयर पे जाकर जमेगा। तो क्या है दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो जब कास्ट आयरन की कास्टिंग हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्ट आयरन मेथड द्वारा करते हैं तो इसमें क्या है आयरन और ग्रेफाइट लगभग पृथक होने लगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, सेग्रीगेशन दिया है। तीसरा दिया डेंस स्ट्रक्चर। देखिए क्या होता है जब भी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द्वारा हम लोग कास्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है जिसकी वैल्यू लगभग 8 टाइम जी से लेकर के 10 टाइम जी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का लगभग 8 से 10 गुना होता है, जिसके कारण क्या है ये मेटल को अपने सेंटर से दूर की ओर प्रेस करती है। तो इस प्रेशर के कारण ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसकी क्या है डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जो हमको स्ट्रक्चर प्राप्त होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा जो हमको कोई भी स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उसकी डेंसिटी काफ़ी अधिक होगी। तो इसमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो डेंस स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो देखिए जो डेंस स्ट्रक्चर होता है उसके कारण क्या है जो मशीन का जो टूल है, टूल इस पर वर्क करना क्या है, टूल को इस पर वर्क करना कठिन होता है क्योंकि मेटल डेंस हो जाता है तो काफ़ी टफ हो जाता है। तो यही कारण है डेंस स्ट्रक्चर का, यही कारण है कि जो सेंट्रीफ्यूगली कास्ट आयरन है उसकी जो मशीनेबिलिटी होती है वो पुअर होती है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डेंस होता है। तीसरा दिया हाई मोल्ड रोटेशन स्पीड, मोल्ड के रोटेशन की स्पीड अधिक होने के कारण। ठीक, तो ये तीनों क्या है, ये सभी इसके कारण है। तो इसमें से जो मुख्य कारण है यदि ठीक वो क्या है, डेंस स्ट्रक्चर इसका मुख्य कारण है। क्यों कि क्या मतलब किसका का कास्ट आयरन को सेंट्रीफ्यूगली, मतलब अगर हम लोग उसकी कास्टिंग की है तो उसकी मशीनेबिलिटी क्या है, पुअर हो जाने का। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए 400 mm लॉन्ग शाफ्ट ऑफ 100 mm tapered
step at the middle with 4 degree included angle, the tail stalk offset required to produce this taper on a lathe would be। इन्होंने कहा है कि एक 400 mm लॉन्ग शाफ्ट है जो ठीक जो 100 mm टेपर स्टेप है ठीक, मतलब जो 400 mm क्या है 100 mm ऑफ टेपर्ड स्टेप है एट ए मिडिल ऑफ 4 डिग्री इंक्लूडेड एंगल, जो उसका इंक्लूडेड एंगल है वो कितना है, वो 4 डिग्री दिया हुआ है। द टेल स्टॉक ऑफसेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस टेपर, इन्होंने टेल स्टॉक का ऑफसेट कितना चाहिए पड़ेगा ये इन्होंने पूछा है। ठीक, देखिए जब हमको टेपर टर्निंग करनी होती है तो टेपर टर्निंग करने का एक मेथड ये होता है कि जैसे ये हमारे हेड स्टॉक पे, यहाँ पे हम लोग मेटल को, यहाँ पे हम हेड स्टॉक है, यहाँ पे हमने जिस मेटल की टेपर टर्निंग करनी है उसको यहाँ पे इस प्रकार से अटैच कर दिया जाता है और दूसरी तरफ टेल स्टॉक से इसको अटैच किया जाता है। तो टेल स्टॉक को अगर हम अपने स्थान से थोड़ा सा ऑफसेट दे दें, ऑफसेट दे दें मतलब अपने स्थान से एकदम ये सेंटर पे रख करके उसको ना करके थोड़ा सा अपने स्थान से किसी एक तरफ शिफ्ट कर दे तो उसको कहा जाता है ऑफसेट कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है, ऑफसेट कहा जाता है। और जब ऑफसेट हो जाता है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा या फिर इस प्रकार से एक इंक्लाइंड मोशन में जा करके सेट हो जाता है। फिर जब टूल इस पर मोशन करता है तो टूल हमेशा क्या है, सीधा मोशन करता है, तो उसके कारण ये क्या है, इसको इस प्रकार से कट कर देता है और हमको टेपर शाफ्ट प्राप्त हो जाती है। तो हम लोग टूल को ऑफसेट किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि हमको इस प्रकार का टेपर प्राप्त करना है, इस प्रकार का एक टेपर प्राप्त करना है ठीक। तो मान लीजिए कि इस पार्ट का जो डायमीटर है, यहाँ का जो डायमीटर है वो मान लीजिए D2 है, जो बड़ा डायमीटर है, और जो छोटा डायमीटर वो क्या है, D1 है ठीक। और तो इसकी जो टोटल लेंथ कितनी है, L इसकी टोटल लेंथ है ठीक। तो इस प्रकार से अगर हमको इसकी टर्निंग करनी होती है तो हम लोग उसकी टर्निंग कैसे करेंगे ठीक। तो देखिए क्या करना होगा, अगर हम लोग टेपर टर्निंग तो किसको हमको ऑफसेट, मतलब इसका ऑफसेट टेल स्टॉक का ऑफसेट कैलकुलेट करना है। तो देखिए ऑफसेट कैलकुलेट करने का सीधा सीधा है कि हम लोग सबसे पहले इसका ये है, जब से सबसे पहले जैसे ये टेपर है तो इस टेपर का अगर हम लोग इंक्लूडेड एंगल निकाल लें, ये जो एंगल है ये एंगल मान लीजिए कितना है 2 अल्फ़ा, ये एंगल क्या है 2 अल्फ़ा है। तो देखिए जो हम लोग का साई हो जाएगा, हम लोग का साइन अल्फ़ा, अगर हम लोग साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें साइन अल्फ़ा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई 2 ठीक। ये हो जाएगा ये साइन अल्फ़ा अगर हम लोग वैल्यू निकालें, देखिए अगर ये एंगल कितना है 2 अल्फ़ा तो ये एंगल आधा हो जाएगा अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी D2 माइनस D1 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2, D2 माइनस D1 बाई डिवाइडेड बाई 2, और ये टोटल लेंथ कितना है L हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा L हो जाएगा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई 2 और ये अपॉन L। तो मतलब इसका जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई 2L ठीक। तो इसकी सहायता से हम लोग ऑफसेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ऑफसेट कितना हो जाएगा, ऑफसेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑफसेट की वैल्यू जो होगी टेल स्टॉक के ऑफसेट की वो इक्वल टू हो जाएगी L इंटू साइन अल्फ़ा के ठीक। जो ऑफसेट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी L इंटू साइन अल्फ़ा। तो यस की वैल्यू यानी ऑफसेट ऑफसेट को यस से दर्शाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी L से L डिवाइड L जो टोटल क्या है लेंथ L, मतलब जो यहाँ पे ये वाला जो L है ये टोटल ये क्या है L है टोटल ठीक। तो और ये जो मतलब ये शाफ्ट की लेंथ है, जो टोटल लेंथ हम लोग रख रहे हैं वो, और ये जो इस अभी हमने साइन अल्फ़ा में डिवाइडेड बाय स्मॉल l किया था, मतलब हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय स्मॉल 2l ठीक। तो ये जो स्मॉल l है ये है कि कितनी दूर तक का हमको टेपर करना है ठीक। मतलब ये जो है ये लेंथ ऑफ द जॉ है, ये जो है हम लोग का कैपिटल L, ये क्या है लेंथ ऑफ द जॉ बिटवीन सेंटर, मतलब जैसे ये एक मतलब हेड होगा हेड स्टॉक और दूसरा टेल स्टॉक होगा, तो इन दोनों के बीच में जॉब कितना लंबा है उसकी लेंथ है, या ये कैसे तो टोटल जॉब की लेंथ है। और ये जो स्मॉल l है यहाँ हमने लिखा है ये क्या है टेपर्ड लेंथ, मतलब हमको उसकी कितने भाग की टेपरिंग करनी है, कि पूरे जॉब की जरूरी नहीं टेपर किया जाए, उसको किसी एक भाग की भी टेपरिंग की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग ऑफसेट निकाल सकते हैं। तो ऑफसेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू L इंटू D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई 2
एल, यहाँ पे स्मॉल एल। तो कैपिटल एल की वैल्यू कितनी दी है, कैपिटल एल की वैल्यू दी है उन्होंने 400 दी है, ठीक। साथ में इन्होंने दिया है, ठीक, D2 माइनस D1, ये तो इन्होंने दिया नहीं है, तो सीधे सीधे इन्होंने अल्फा की वैल्यू दी है, कितना दिया है, अल्फा की वैल्यू 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो 4 डिग्री तो यही है साइन अल्फा, तो हम लोग यहीं पे साइन अल्फा रख देते हैं, ठीक। तो ये क्या दिया है, साइन अल्फा ना दे करके इन्होंने स्टेप एट द मिडिल विथ 4 डिग्री, 2 अल्फा की वैल्यू दी है, ठीक। तो कितना दिया है, 2 अल्फा। लेकिन ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट की वैल्यू होती है साइन अल्फा, तो ऑफसेट की वैल्यू क्या होती है, यल इंटू साइन अल्फा होती है, ये 2 अल्फा है, तो यल की वैल्यू कितनी है, 400 इंटू साइन अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ये 4 डिग्री क्या है, 2 अल्फा की वैल्यू दी है, मतलब हम लोग को मतलब टेपर एंगल का अगर हम 2 अल्फा मानते हैं तो यहाँ पे हमको सेम ही टेपर एंगल लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 400 इंटू साइन 2 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 2 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 400 इंटू साइन 2 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमको उसका टेपर एंगल से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा डायमीटर के फॉर्म में दिया होता तब हम लोग D2 माइनस D1 करके उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ठीक, इनको इसमें क्या दिया है, फार्मूला हमको इसमें क्या है, मैच कराना है, सही जोड़े फॉर्म में दिया है। तो इनका मैच लिस्ट 1, पहली लिस्ट को इसमें दिया ISO क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड टूल, कार्बाइड टूल का ISO क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक। और दिया है लिस्ट दो दिया एप्लीकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, और दूसरे में लिस्ट में उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए सीधे सीधे समझिए कि ISO क्लासिफिकेशन जब भी होता है, इसमें देखिए ए लिस्ट 1 में दिया है P10, P50, K10 और K50, ठीक। तो इसमें क्या है, अगर P लिखा हुआ होता है, तो अगर हम क्या लिखा होता है, P लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो टूल का मटेरियल है वो कैसा है, वो फेरस है। वो किस प्रकार का, फेरस है। कार्बाइड टूल से लिखा है, तो कार्बाइड टूल में मतलब फेरस कार्बाइड टूल है, ठीक। और अगर K लिखा हुआ है तो कैसा है, नॉन फेरस है, कैसा है, नॉन फेरस है, ठीक। और उसके बाद जो अंक लिखा है, अंक क्या लिखा हुआ है, अंक अगर हम लोग देखें तो 10 दिया है, 50 दिया है, फिर 10 दिया है, 50 दिया है। तो ये जो दिया होता है ये डेप्थ ऑफ कट दिया होता है, मतलब इससे का प्रयोग हम लोग कितनी डेप्थ ऑफ कट तक कर सकते हैं। तो देखिए डेप्थ ऑफ कट अगर कम होगा तो फिनिशिंग क्या होगी, अधिक होगी, ठीक, अच्छी फिनिशिंग होगी अगर कम डेप्थ ऑफ कट है तो। और हाई डेप्थ ऑफ कट रखेंगे तो फिनिशिंग क्या है, कम होगी, ठीक। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि देखिए अगर P10 लिखा है, P10 का मतलब क्या हो गया कि फेरस मटेरियल है, साथ में इसका फिनिशिंग है, साथ में इसकी फिनिशिंग कट दे सकते हैं, तो P10 हो जाएगा, ठीक। तो P10 तो ये क्या हो जाएगा, फेरस मटेरियल है और साथ में इसका फिनिशिंग कट, तो फेरस मटेरियल एंड फिनिशिंग कट, तो क्या कौन सा मटेरियल हो जाएगा, C, A का 4, तो A का क्या हो जाएगा 4, तो A का 4 हम लोग कहाँ मिल जाएगा, A का 4 मिल जाएगा C में मिल जाएगा और A में मिल जाएगा, ठीक। अगला दिया है कि P50 दिया है, अगला क्या दिया है, P50 दिया है, P50 का मतलब क्या है कि फेरस है और रफनिंग कट है, फेरस मेटल और रफनिंग कट है, तो क्या हो जाएगा, ये B के लिए क्या हो जाएगा 3, तो B के लिए 3 अभी भी A और C में ही बना हुआ है। अब तीसरा दिया है K10 दिया है, K मतलब नॉन फेरस है, ठीक। तो नॉन फेरस और 10 मतलब फिनिशिंग कट, 10 मतलब फिनिशिंग कट, तो C के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो C के लिए क्या हो जाएगा T, तो C के लिए 2 का इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर C हो जाएगा। और चौथा चेक कर लीजिए K50 मतलब नॉन फेरस रफनिंग कट, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन टर्निंग ऑपरेशन द फीड कुड बी डबल्ड इन इंक्रीज टू द मेटल रिमूवल रेट। इन्होंने कहा मेटल रिमूवल रेट बढ़ाने के लिए हमने फीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया। टू कीप द सेम लेवल ऑफ सरफेस फिनिश, अगर हमको सरफेस फिनिश उतना ही रखना है तो द नोज रेडियस ऑफ द टूल शुड बी, तो जो टूल है उसके नोज रेडियस पे क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए क्या होता है, जो नोस रेडियस होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है सरफेस रफनेस के लिए, ठीक। देखिए जो भी हम लोग को सरफेस रफनेस के होता है और जो नोस रेडियस होता है उसमें उसमें जो फार्मूला में जो संबंध होता है वो ये होता है कि जो सरफेस रफनेस को कैसे दर्शाते हैं, सरफेस रफनेस को दर्शाने के कई तरीके हैं। तो एक जो तरीका होता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से सरफेस है
तो ये क्या माना जाता है कि जो मीन सरफेस है, मान मीन सरफेस जो मैक्सिमम हाइट हो रही है, इसमें मतलब जो पीक एंड वैलीज इसमें बनते जाएंगे। अगर सरफेस रफनेस को देखें तो जो मैक्सिमम हाइट है उसके द्वारा भी एक सरफेस रफनेस को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो पीक वैली की मैक्सिमम हाइट है इसको एच मैक्स से दर्शाया जाता है। ठीक, तो अगर एच मैक्स से दर्शाएं तो जो पीक वैली की मैक्सिमम हाइट है, तो मतलब वैली की पीक ऑफ वैली हाइट, जो वैली है हम लोग को मिल रही है उसकी हाइट को एच मैक्स को अगर दर्शाएं तो ये एक्स मैक्स का रफनेस को दर्शाता है। ये इक्वल टू होता है एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। ये क्या होता है? एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। एफ क्या है? एफ फीड है, और क्या है? नोस रेडियस है। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि जो सरफेस रफनेस होता है, सरफेस रफनेस एच मैक्स से दर्शाएंगे, ये इक्वल टू होता है एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग कर दें। इन्होंने कहा इन ए टर्निंग ऑपरेशन द फीड कुड बी डबल्ड। एफ को इन्होंने क्या कर दिया है? 2f कर दिया है। ठीक, इंक्रीज द मेटल रिमूवल रेट बढ़ जाएगा। टू कीप द सेम लेवल ऑफ सरफेस फिनिश द नोस रेडियस ऑफ द टूल शुड बी। तब इन्होंने r की वैल्यू पूछी है, क्या होगी? तो देखिए एच मैक्स इन्होंने क्या है? सरफेस रफनेस सेम रखना है, मतलब एच को सेम रखना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि F1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1 शुड बी इक्वल टू होना चाहिए F2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r2। तो F2 की वैल्यू क्या है? F2 की वैल्यू 2f है, मतलब डबल फीड कर दिया तो जाएगा 4f स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4f1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r2। तो 2 क्या हो जाएगा? सॉरी 8r, 2r नहीं 8r होता है। ये फार्मूला अगर हमने गलत लिखा तो आप सही कर लिए। एच मैक्स इक्वल टू होता है एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसमें रखेंगे F1 की वैल्यू कितनी है? F1 का स्क्वायर वो डिवाइडेड बाई 8r1 इक्वल F2 की वैल्यू क्या है? 2f1, तो जाएगा 2 दूनी 4, 4f1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r2। 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, F1 स्क्वायर से F1 कैंसिल है, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4r1 हो जाएगा, है ना। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r1। मतलब हमको क्या कहते हैं कि जो नोस रेडियस है उसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नोस रेडियस विल बी द मेड 4 टाइम्स। तो इस तरह से ये एक फार्मूला जो है आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, इसके कई छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, या क्वेश्चन नहीं बनाया जाता तो इसको थ्योरी पूछ ली जाती है। ठीक, इन्होंने जैसे एक फार्मूला सीधे से बना दिया कि पहले फीट अगर हम लोग 2 मीटर 2 रखें तो उसके बाद दूसरे में डेप्थ ऑफ कट अगर हम लोग कितना रखना चाहिए, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा है, ये वीडियोस अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आपको इसके पहले के वीडियोज़ देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आज जो मैंने पढ़ा है इसकी क्वेश्चंस का PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक, तो फ्रेंड्स तैयारी करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि UPRNL की सैलरी क्या होती है, UPRNL का लाइफ स्टाइल क्या होती है, यहाँ पे HRA ट्रेनिंग कैसी होती है, उन सभी वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप मुझको टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी जारी रखिए और अपने लक्ष्य से भटकिए नहीं, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।